मध्य प्रदेश में खुशी मनाई जा रही है नगर निगम और नगर निगम इलेक्शन के बाद। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही खुशी मना रही हैं, चूँकि अब 2023 भी आने वाला है, फिर एक बार चुनाव होंगे 5 राज्यों में। तो किसको इस खुशी का स्वाद मिलता है, हम इस संबंध में बात करते हैं चौड़ा से विधायक कुंवर घनश्याम सिंह जी से। कुंवर साहब, सबसे पहले तो आपको इस बात की बधाई कि आपके हिस्से में 5 नगर निगम आई हैं। हाँ, और बीजेपी ने 7 नगर निगम का लॉस हुआ है। हाँ बिल्कुल। फिर भी बीजेपी खुशी मना रही है, क्या कारण है ऐसा कि आप भी खुश हैं, वो भी खुश हैं? वो उनकी खुशी तो देखने दिखाने को है, अंदर से वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो खोखले हो चुके हैं। नगर निगम चुनाव जहां डायरेक्ट जनता से चुनाव था महापौर का, वहां नतीजे स्पष्ट हैं। 5 महापौर तो कांग्रेस के जीते हैं और 2 बहुत कम मार्जिन से हारे हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय भी जीता है, मतलब आम आदमी पार्टी। तो भाजपा आम आदमी पार्टी जीती है, कटनी से निर्दलीय जीता। हाँ, एक कटनी से निर्दलीय, एक आम आदमी पार्टी और 5 कांग्रेस। और 2 में बहुत कम मार्जिन से कांग्रेस हारी है। तो देखा जाए तो जनता ने स्पष्ट राय दे दी है, और ये तब जबकि साम दाम दंड भेद इनने सब अपनाए। पूरा दबाव, धमकियां देना, झूठे केस रजिस्टर करना, लालच देना, पैसा खर्च करना, दारू बंटवाना, ये सब करने के बावजूद भी ये रिजल्ट आए हैं। रही बात नगर पालिका और नगर परिषद की, तो उसमें क्योंकि डायरेक्ट जनता से चुनाव नहीं थे, इसलिए इनका दबाव, साम दाम दंड भेद की इनकी नीति थोड़ी ज़्यादा कारगर रही। इस वजह से थोड़े से रिजल्ट तब अच्छे आए कांग्रेस के लिए। लेकिन असली दर्पण तो नगर निगम का चुनाव। इससे स्पष्ट है कि खुशी, अंदरूनी खुशी किसको है और किसको नहीं है। इनकी खुशी तो देखने दिखाने को है, अंदरूनी ये भारी चिंतित हैं। इनको स्पष्ट दिख गया है कि 2023 में सुपड़ा साफ होना है। तो कुंवर साहब, 2023 आ गया है, मिशन 2023 में दोनों ही दल लग चुके हैं और आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है। अपेक्षित रूप से देख लें तो 35 नगर उनके पार्षद बने हैं मध्य प्रदेश में, और एक नगर निगम का अध्यक्ष भी आया है। तो ऐसे में क्या है, चूंकि आपने भी 2023 को देखते हुए उंगली टेढ़ा करना शुरू कर दी है। उंगली टेढ़ी तो मैं करता नहीं हूँ। हाँ, कभी जरूरत पड़े तो एक अलग बात है। जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता है तो कभी टेढ़ी भी करनी पड़ती है। देखिए, वो अलग बात है। आपने जो प्रश्न किया कि आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो चुकी है, तो मैं आपको ये बता दूं, तीसरी पार्टी मध्य प्रदेश में कभी कारगर नहीं रही है। एक जमाना था तब बीएसपी के 15-16 विधायक चुन के आ गए थे, सपा के भी 3-4 विधायक चुन के आ गए थे, शायद 7 विधायक चुन के आए थे। लेकिन उनका क्या हश्र हुआ आपको मालूम है? आम आदमी पार्टी की अभी शुरुआत है। आप 35 पार्षदों की बात कर रहे हैं, हजारों पार्षदों में से कितना प्रतिशत है? नहीं के बराबर है। तो आम आदमी पार्टी की एंट्री जो हुई है वो कांग्रेस के जितने वोट काटेगी, उससे बहुत ज्यादा वोटों का फायदा बीएसपी के वोटों का कांग्रेस को मिल रहा है। बीएसपी बिल्कुल नीचे जा रही है। तो कांग्रेस के वोट क्यों काटेगी? आपको क्यों लगता है कांग्रेस के वोट काटेगी? कि अब जनता को तीसरा विकल्प चाहिए, उसे नहीं लग रहा है, तो इससे तो कांग्रेस को फायदा होगा। नहीं, आम आदमी पार्टी कांग्रेस के ही वोट काटेगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी कुल मिलाकर सेकुलर पार्टी है, वो धर्म की बात नहीं करते हैं। इसलिए जो धर्म से प्रभावित होकर भारत पाकिस्तान के नारे से और हिंदू मुस्लिम के जो नारे ये लोग देते हैं, इससे जो प्रभावित होते हैं वो भाजपा के वोटर होते हैं। आम आदमी पार्टी का वो वोटर नहीं है। काटेंगे, लेकिन उससे ज्यादा फायदा हमें बीएसपी के वोटों का हो रहा है। बीएसपी बिल्कुल धरातल, बिल्कुल नीचे जा रही है। तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। 2023 में मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है और भारतीय जनता पार्टी को ठिकाने लगा रही है पब्लिक। नहीं, ये तो कुंवर साहब ठीक बात, लेकिन इसको कैसे कन्विंस करेंगे? आज जो ब्रेन वॉश बुरी तरीके से कर दिया गया है, आज लोग इतने कट्टर हो चुके हैं, जरा सी बात पे डाउट की निगाह देखते हैं, घूम फिर के वहीं पहुंच जाते हैं। नहीं, क्या है, ठीक है, जनता भ्रमित होती है, नारों में आ जाती है, आकर्षक नारे लगते हैं, हिंदू मुस्लिम का नारा है, भारत पाकिस्तान का आकर्षक लगता है, ये बात सही है, और आई है जनता भ्रम में आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऐसी बातें करके बहुत लंबे समय तक भ्रमित नहीं किया जा सकता। लंबा समय हो चुका है, इस चीज़ का भी अब अंत आ रहा है, अंत की शुरुआत हो गई है। अब जनता ऐसे खोखले नारों में आने वाली नहीं। कुंवर साहब, वही मैं पूछना चाह रहा था कि आप कैसे कन्विंस करेंगे जनता को? नहीं, जनता को हम कन्विंस कर रहे हैं, जनता के बीच हम लोग जा रहे हैं, हम लोग बता रहे हैं कि कांग्रेस कभी हिंदू विरोधी नहीं रही। महात्मा गांधी के समय से आप देख लें, अभी तक देख लें, कभी नहीं रही। और ये लोग केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, वोट के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद पैदा करना चाह रहे हैं, आर्टिफिशियल विवाद पैदा करना चाह रहे हैं। ये अब जनता को महसूस होने लगा है। अभी ब्लेम लगा था तत्काल भोपाल में कि गणपति जी के लिए कोई आगे नहीं आया है
कांग्रेस हिंदू की बात करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के लोग हर जगह गणपति स्थापना भी कर रहे हैं और पूजा भी कर रहे हैं, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। वो तो झूठा भ्रम फैलाने के लिए का प्रयास करते हैं और कोई बात नहीं है। तो अब दो मिशन, और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग सामान्य से ज़्यादा आगे आकर ऐसे काम कर रहे हैं तो जनता ये भी समझ रही है कि वो वोट के लिए कर रहे हैं। जी, यानी अब जो कुछ हो रहा है वोट की राजनीति हो रही है, सीधा सीधा है। और तो ये इतने प्रवचन वगैरह करवाए जा रहे हैं, ये भी वही है क्या? बिल्कुल नहीं, प्रवचन वगैरह तो ऐसा नहीं है कांग्रेस के लोग न कराते हो। अभी डॉक्टर गोविंद सिंह ने लाहौर में बहुत बड़ी भागवत कराई, बहुत बड़ी भागवत थी। वो जो प्रवक्ता थे भी, वो भी बहुत बड़ा नाम था देश का। बुलाए तो कांग्रेस के लोग भी धर्म में विश्वास करते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं। इससे याद आया है कि गोविंद सिंह भी अपने लड़के को उतारने के चक्कर में सेवड़ा से हवाएं चल रही हैं। नहीं, सेवड़ा से तो ऐसा कुछ नहीं है। उनका भतीजा ज़्यादा एक्टिव है। अब थोड़ा लड़का भी हुआ है तो स्वाभाविक है। डॉक्टर गोविंद सिंह 72-73 वर्ष की उनकी उम्र हो गई है, तो लोग बात चाहते हैं कि पीढ़ी का बदलाव हो। नहीं तो उस नाते सेपरेट है ना उसके लिए, तो नहीं तो है, तो उसमें कौन सी बात है। सेवड़ा में ऐसी कोई गतिविधि ज़्यादा नहीं दिख रही कि वो रुचि रख रहे हैं। अच्छा कुंवर साहब, एक थोड़ा आप चूँकि 2023 की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत ही है अब ये, क्योंकि लास्ट ईयर है, तो आपने अपने 4 साल के कार्यकाल में क्या क्या किया, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें सेवड़ा के लिए। सेवड़ा में बहुत काम हुए हैं। एक तो बिजली के क्षेत्र में बहुत काम हुआ है। हमारी जब 1.25 साल की सरकार थी जी, तो 5 33/11 kV के सब स्टेशन स्वीकृत हुए, जो एक बहुत बड़ी बात है जी। एक आध 5 साल के पीरियड में 1 या 2 मिल पाते हैं विधानसभा क्षेत्र को। एक ही साल में 5 मिले। और उस समय जो स्वीकृत हुए थे 2 और स्वीकृत 3 स्वीकृत हुए थे, जिसमें 2 के टेंडर भी हो चुके थे, वर्क ऑर्डर तक हो चुके थे ठेकेदार को। सरकार बदलते ही 15 दिन के अंदर भाजपा ने निरस्त कर दिए वो तीनों। उनमें से हम लोग पीछे लगे रहे, विधानसभा में उठाते रहे, मांग करते रहे, अधिकारियों से भी बात करते रहे। उनमें से एक स्वीकृत हो गया खैरौना में, वो बन के तैयार हो गया, तो कुल 6 हो गए। एक और ररुआ जीवन का भी लगभग स्वीकृति में है, टेंडर वेंडर के प्रोसेस चल रहा है, तो 7 हो जाएंगे। और मेरा प्रयास है कि 2023 आते आते एक आध और सब स्टेशन हम स्वीकृत करा लें। तो बहुत बड़ा काम बिजली के क्षेत्र में हुआ। यहाँ केवल एक डी बैठता था, पूरे जिले का इंचार्ज था। यहाँ एसई ऑफिस आया और 5 डी उनके अंडर में आए। बिल्कुल। तो उस वजह से भी जनता को बहुत बड़ी देन है आपकी, लाभ हुआ। सेवड़ा में डी ऑफिस की स्थापना हुई। तो ये सब बिजली के क्षेत्र में हुआ। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी की सड़कों के लिए भी मैं लगातार लगा रहा। ग्रामीण क्षेत्र की 5-6 सड़कें 2-2, 4-4 किलोमीटर की जो बहुत आवश्यक लिंक रोड थी, वो स्वीकृत हुई हैं। उनमें 3 करीब बन के तैयार हो चुकी हैं, बाकी बन रही हैं। मैं लगातार पीछे लगा हुआ हूँ दतिया सेवड़ा रोड के चौड़ीकरण के लिए, इंदरगढ़ बाईपास के लिए। मुझे पूरा विश्वास है उसमें भी सफलता मिलेगी। सेवड़ा दतिया रोड की तो प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, डीपीआर वगैरह बन रही है, और इंदरगढ़ बाईपास के लिए भी मैं बराबर लगा हुआ हूँ। इसके अलावा सेवड़ा में नल जल योजना जी पहले एक बार स्वीकृत हुई थी, लेकिन वो रिजेक्ट कर दी गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को वो काम दिया गया था, वर्ल्ड बैंक को। वर्ल्ड बैंक ने रिजेक्ट कर दिया था, मृत हो गई थी। मैंने पुनर्उसे जीवित कराया। हमारे मंत्री उस समय जयवर्धन सिंह जी थे, उनने वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई, जिसमें मुझे बुलाया, और जो भी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करवाई। 28 करोड़ रुपए की नल जल योजना मंजूर हुई है, जिसका काम तेज़ी से चल रहा है। सिंध नदी पे एक स्टॉप डैम बन रहा है, जिसमें तालाब बनेगा, करीब 1 किलोमीटर तक पानी भरा रहेगा, और उससे पानी लेकर फिल्टर प्लांट का भी काम चल रहा है तेज़ी से। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन भी चल रही हैं, 3 टंकियाँ बनेंगी। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि सेवड़ा शहर के लिए मिली है। इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ भी संभावना है, मैं बराबर निरंतर काम कर रहा हूँ, और सेवड़ा क्षेत्र का विकास। आप देखिए, अंग्रेजों के टाइम का जो पुल था वो तो सलामत है सेवड़ा सिंध नदी पर। वर्तमान के जो पुल थे वो टूट गए हैं, उसको लेके आप आंदोलन भी कर रहे हैं। बिल्कुल। कब तक तैयार हो जाएंगे, क्या लगता है? 3 पुल 1 साल पहले बह गए थे, और दुख की बात यह है कि कागजी कार्रवाई पूरी नहीं कर पाए 1 साल में। जी। अगर टेंडर निकल जाते तो हमको ये विश्वास हो जाता कि चलो पुल बन रहा है। हालांकि बड़े पुल हैं, बनने में 1-2 साल लग जाता है, लेकिन कम से कम अभी तक तो प्रारंभ हो जाना चाहिए था। फॉर्मेलिटियां तो पूरी बहुत बड़ी असफलता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार की। और मैं तो कहूँगा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो दतिया जिले के हैं, मंडीदीप के उधर टूटा है, खरगोन वहाँ ले लो, सब जगह है, लेकिन दतिया जिले के जो भाजपा के जनप्रतिनिधि और नेता हैं, इनकी बहुत बड़ी असफलता है। वो केवल हमारे नेता नाराज न हो जाएं, इसलिए कड़वी बात वो कह नहीं पा रहे हैं। कभी उनने सही ढंग से इस समस्या को रखा नहीं अपने नेताओं के सामने। और मुझे तो सांसद जी पर तरस आता है। उनको दतिया जिले ने जिताया था, 3 विधानसभा क्षेत्र से वो जीती थी, सेवड़ा से भी जीती थी, लेकिन उन्होंने पुल के निर्माण के लिए कोई बुलंद आवाज नहीं उठाई।
फॉर्मेलिटी कर दी होगी, चिट्ठी लिख दी होगी, उससे ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन मैंने बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा किया है और पर्याप्त दबाव जी भाजपा सरकार पर बना दिया है, उनको ये स्पष्ट कर दिया है कि अब जनता आंदोलित है, अब अगर आपने नहीं किया तो आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा चुनाव में। इसलिए मेरे ख्याल से अब उनमें शायद अकल आएगी। मैंने करीब 1 महीने का टाइम दिया है, उसमें अगर नहीं कोई ठोस बात निकलती है तो फिर से हम आंदोलन करेंगे, जनता को लेकर और उग्र आंदोलन करेंगे। अजय कुमार साहब, इस बार क्या मुद्दा रहेगा? टिकाऊ बनाम बिकाऊ या कुछ अलग से रहेगा स्लोगन? नहीं, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में? हाँ, मध्य प्रदेश में तो स्पष्ट है, मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का राज है। भ्रष्टाचार खत्म करना है तो कांग्रेस को जिताओ, अगर आपको सही विकास करना है, आम आदमी गरीब आदमी की बात अगर सुनी जानी है तो कांग्रेस को जिताओ, सीधी सीधी बात है। ये पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, और जबरदस्त भ्रष्टाचार है नीचे से लेकर ऊपर तक। आपको लगता है किसी गरीब व्यक्ति का कर्जा माफ किया हो केंद्र सरकार ने? नहीं, केंद्र सरकार तो साफ कहती है, नरेंद्र मोदी जी ने तो बहुत साफ कह दिया है कई बार कि किसान का कभी कर्जा माफ नहीं करना चाहिए। गरीब आदमी का बोल रहा हूं मैं। हाँ, गरीब आदमी भी, गरीब का, किसान का कभी कर्ज माफ नहीं करना चाहिए। हाँ, गरीब आदमी का भी उनका कहना साफ है कि उनका कर्ज माफ करोगे तो उनकी आदत बिगड़ जाती है, वो कभी लोन नहीं चुकाएंगे। इसलिए वो केवल पूंजीपतियों का कर्जा माफ करते हैं और लाखों करोड़ रुपए हर साल माफ करते हैं। अभी इसी साल कई लाख करोड़ रुपए माफ किया, 78,000 करोड़ रुपए। हाँ, 78,000 हो, जो भी हो, उससे पहले कई लाख करोड़ माफ कर चुके हैं और उनकी आदत पड़ चुकी है। उसकी बात नहीं करते हैं कि पूंजीपतियों की आदत पड़ चुकी है, उनकी आदत डाल रहे हैं वो, लेकिन गरीब के लिए कहते हैं कि उसकी आदत पड़ जाएगी, वो कर्जा नहीं चुकाएगा। तो स्पष्ट बात है, वो तो पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रखे हुए हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, देश जब से आजाद हुआ है इससे कमजोर प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा है। 56 इंच के सीने की बात करते हैं, लेकिन जो 2 पूंजीपतियों के यहाँ गिरवी रख गया हो, कभी कोई प्रधानमंत्री इतना ज्यादा पूंजीपतियों के यहाँ नतमस्तक नहीं हुआ है जितना ये हुए हैं। ये तो गिरवी रखे हुए हैं अंबानी और अडानी के यहाँ। नहीं तो कुंवर साहब, ऐसे में क्या है, 56 इंच का जो सीना था, आप कह रहे हैं बहुत छोटा हो गया है, तो अब राहुल गांधी जी क्या बड़ा 56 इंच का कभी था ही नहीं उनका सीना बातें थी केवल, उनसे तो बातें करा लो, केवल बातें कर सकते हैं, बाकी है कुछ नहीं। अच्छा, अब आप ये बताइए, राहुल गांधी जी में दमखम है? राहुल गांधी जी कितने लीटर का सीना लेके उतरेंगे इस बार इलेक्शन में? नहीं, मैं कोई इंचों में बात नहीं करूंगा, लेकिन राहुल गांधी बहुत दमदार व्यक्तित्व है जी। 5.5 घंटे तक जिनको ईडी ने पूछताछ की हो, धमकी दे रही हो सरकार की, उनकी मां इतनी वृद्ध सोनिया गांधी, उनको जेल भेजने की धमकी, राहुल गांधी को जेल भेजने की धमकी, प्रियंका गांधी को जेल भेजने की धमकी, उसके बावजूद वो व्यक्ति डर नहीं रहा। आज विपक्ष में आप देख लें, बीएसपी को देख लें, समाजवादी पार्टी देख लें, तमाम पार्टियां हैं, कोई आवाज नहीं उठाता सरकार के विरोध में जो गलत नीतियां, केवल राहुल गांधी आवाज उठा रहे हैं। कहीं अत्याचार हरिजन पर होता है, कहीं अनाचार होता है तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचते हैं सबसे पहले जी। तो इसलिए विपक्ष की आवाज बुलंद कर रखी है राहुल गांधी ने, बहुत दमदार व्यक्तित्व हैं और उनने कई चीजें जो ऐसी बताई पहले से, नोटबंदी से के समय जो उनने भविष्यवाणी की थी वो सच निकली, महंगाई के संबंध में उनने जो जो बातें की हैं हमेशा सही निकली हैं जी। कोरोना के समय उनने बात की थी, उनने चेतावनी दी थी, नरेंद्र मोदी जी ने लापरवाही की थी, उनने कहा था ये भयानक रूप लेगी और भयानक रूप लिया सरकार की लापरवाही के कारण। तो बहुत समझदार व्यक्तित्व है और दमदार व्यक्तित्व है, वो देश का नेतृत्व करने के लिए योग्य है। तो आपको लगता है कि 2024 में जो विपक्षी पार्टी एक हो रही है, अभी बिहार के नीतीश कुमार भी मिल गए, उनके नीतीश कुमार भी एक सपने देख रहे हैं पीएम बनने के, और शायद राहुल गांधी जी ने ही बोल दिया है कि जो सक्षम होगा हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, तो ये अच्छी बात है ना। मैं आपको ये बता दूं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी कभी सत्ता के भूखे नहीं रहे जी। राहुल गांधी जी अगर चाहते तो मनमोहन सिंह की कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री बनते, कई बार उनने आमंत्रित किया था प्रधानमंत्री ने जी। यूपीए 2 में वो प्रधानमंत्री भी बन सकते थे। सोनिया जी भी के लिए भी एक बार अवसर आया था प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो देश को आगे रखते हैं। नेहरू गांधी परिवार का बहुत बड़ा योगदान है देश की आज़ादी में, और देश की आज़ादी के बाद भी उनने बलिदान दिए हैं और देश के हित में सोचते हैं, आम जनता के हित में, गरीब जनता के हित में सोचते हैं। कुछ नेताओं का कहना तो है कि वास्तविक जो आज़ादी है वो 2014 में मिली। ये तो आप खुद ही सोचें, इससे ज्यादा हास्यास्पद और क्या बात हो। रनौत ने कहा था ऐसे लोग तो कहते ही रहेंगे, लेकिन असलियत जनता जानती है। असली बात यह है कि आज़ादी से लेकर 2014 तक जो काम हुए हैं उन सबको मिटाने का काम शुरू हुआ है 2014 से। जो बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी की गई थी उनको बेचने का काम शुरू हुआ 2014 में। अगर 70 साल में कुछ नहीं किया होता तो वो बेचते कहाँ से? बड़ी बड़ी कंपनियां बेच रहे हैं, बड़े बड़े संस्थान बेच रहे हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। ये है ना कि अब उनका काम, प्रधानमंत्री का काम देश चलाना है, ये कोई बैंक चलाना थोड़ी है। देखिए क्या है
कि जब देश आज़ाद हुआ था, देश में प्राइवेट पूंजी बहुत कम थी जी। और पूंजीपतियों के ऊपर ही अगर छोड़ देते कि वो रेलवे का विस्तार करेंगे, वो ही एयरलाइंस चलाएंगे, वही कंपनियां बनाएंगे, स्टील प्लांट वही लगाएंगे, बड़े बड़े बांध वही बनाएंगे, तो देश कभी प्रगति नहीं कर सकता था। सरकार का काम जन कल्याण करना होता है जी। और जन कल्याण के लिए आवश्यक हो तो वो बिजनेस भी उसे करना चाहिए। आप देखिए मध्य प्रदेश में रोडवेज बंद हो गई है, तो क्या इससे आम जनता को लाभ हुआ है? आप और प्रांतों में देखिए रोडवेज चलती है। सरकार का काम जन कल्याण होता है, बेसिक सुविधाएं सरकार को देनी चाहिए, चाहे उसमें लॉस हो रहा हो, उसमें लॉस और प्रॉफिट नहीं देखा जाता है। कोई सरकार बिजनेसमैन थोड़ी है कि हर काम में प्रॉफिट और लॉस देखे। जन कल्याण के लिए भी काम किया जाता है। अगर मध्य प्रदेश रोडवेज चल रही होती तो आज रेगुलर बस चल रही होती, चाहे उसमें 5 सवारी बैठती, लेकिन टाइम पर जाती और उस गांव तक जाती। अब उस गांव तक सवारी नहीं मिल रही है तो प्राइवेट बस वाले नहीं चला रहे हैं सवारी। तो ये फर्क होता है। इसी तरह ट्रेनों की बात है, ट्रेनों का संचालन जन कल्याण की बात है। उसमें अगर प्रॉफिट भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, तो कुछ क्षेत्रों में आपको ट्रेन चलानी पड़ेगी, जनता के लाभ के लिए चलानी पड़ेगी। अब कुंभ मेला लगता है, मथुरा में मेले लगते हैं, क्यों स्पेशल ट्रेन चलाई जाती है? इसीलिए कि जनता को उसका लाभ मिले। स्कूल में अगर गांव के स्कूल में 2 शिक्षक हैं जी। 2 शिक्षक हैं और 3 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो भी जरूरी है हर गांव में एक विकल्प होना चाहिए। गरीब जनता के पास विकल्प होना चाहिए कि हम मुफ्त में अपने बच्चे को पढ़ा सकें। कोई प्राइवेट से में नहीं करा पा रहा है तो स्कूल होना चाहिए, हर गांव में होना चाहिए। अब ये सरकार सब स्कूलें बंद कर रही है कि उसमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, बच्चे कम है, ये कोई बात नहीं होती। स्वास्थ्य सेवाएं सरकार को देनी पड़ेंगी, जिला अस्पताल सक्षम होना चाहिए, ब्लॉकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, उपरांत स्वास्थ्य केंद्र सक्षम होने चाहिए। चाहे जनता के पास पैसा है और उसे विश्वास नहीं है सरकार के उपचार में, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराए तो कराए, लेकिन गरीब जनता के लिए एक विकल्प होना चाहिए। जो प्राइवेट में नहीं करा सकते उनके लिए अस्पताल होना चाहिए। अच्छा कुमार साहब, एक प्रॉब्लम और एक समस्या और है जिले की। आज का जो बिजली के बिल सुधारे जा रहे थे वो सुधारना बंद हो गए, पड़े रहते हैं कि नहीं? बोले आदेश आया है, लोग परेशान है बुरी तरीके से। आदेश ये आया है कि बिजली के बिल सुधारने का काम अब केवल एससी को पावर है, यानी पूरे जिले में एक अधिकारी, यानी रोहरा में और मंगरौल में अगर किसी का बिल ज़्यादा आता है तो उसे दतिया आकर एससी हिसाब से सुधरवाना चाहिए, और किसी को पावर नहीं है, सब विड्रॉ कर लीजिए। और वो भी 15 दिन का टाइम, 15 दिन में आप सुधरवा लो तो सुधरवा लो, वरना एससी को भी पावर नहीं है सुधरने। ये अत्याचार है जनता पे, सीधा अत्याचार है। नहीं, धोखे से किसी का बिल 25-50 हज़ार नहीं आता ही है, धोखे से नहीं आता। 60-70% बिल तो जानबूझ के बढ़ाकर बनाए जाते हैं जी। आप देखिए, आप अगर ईमानदारी से अपना बिल दे रहे हैं और आपका बिल 4000 रुपये महीने आ रहा है, मान लीजिए, आप तुरंत उसे जमा करा देते हैं, 2-3 महीने बाद वो 4400 का हो जाएगा। उसको भी आप जमा कराते रहें तो 5000 का आ जाएगा। तो जानबूझकर बिजली वाले कर्मचारी बिल बढ़ा चढ़ा के भेजते हैं, ईमानदार उपभोक्ता का ज़्यादा शोषण करते हैं, उसको मजबूर करते हैं कि वो जब ज़्यादा ही बिल आने लगे तो मजबूरी में जाए वो सुधरवाने के लिए। अब सुधरवाने पे भी बंदिश लगा दी है। नहीं तो इसके लिए कुछ आप कोई कदम उठा रहे हैं क्या? नहीं उठाएंगे। हम लोगों ने अभी जो ज्ञापन दिया था सेवड़ा में, एक तो पुल का दिया था महामहिम राज्यपाल के नाम संबोधित, और दूसरा हम लोगों ने स्थानीय समस्याओं का दिया था मुख्यमंत्री के नाम संबोधित। उसमें बिजली के बिल का भी रखा था, बिजली वोल्टेज से सप्लाई नहीं हो पा रही, ये बात भी थी, और बढ़ा चढ़ा के बिल दिए जा रहे हैं, फर्जी बिल दिए जा रहे हैं, ये बात भी रखी। क्या मैसेज आगे और करेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे कुमार साहब मिशन 2023 को लेके? 2023 का यही मैसेज है कि अगर इन बेईमानों से जनता को मुक्ति चाहिए, और अगर भारत जोड़ो और भारत तोड़ो की बात करते हैं, भारत तोड़ने वाले ये लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। विभिन्न समाजों में, विभिन्न धर्मों में ये मतभेद पैदा करना चाह रहे हैं। ये फिर से भारत तोड़ने की बात सोचने वाले लोग हैं। इसलिए भारत अगर जोड़ना है, मजबूत देश करना है, हमारे प्रदेश को अगर प्रगति के पथ पर ले जाना है, और अगर भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो कांग्रेस को वोट दीजिए, कांग्रेस को जिताइए। मध्य प्रदेश में 2023 में कांग्रेस जीतेगी, और प्रांतों में जीतेगी, और 24 में देश में हम भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ के फेंकेंगे। अजय कुमार साहब, प्रीतम लोधी के बारे में क्या कहना है आपका? इतना ओबीसी वर्ग नाराज है। देखिए क्या है, प्रीतम लोधी का जो सबसे पहले स्टेटमेंट आया था, मैं तो उससे सहमत नहीं हो सकता। किसी भी एक वर्ग के लिए इस तरह की अनर्गल बातें नहीं कहनी चाहिए जी। किसी वर्ग में, किसी समाज में, किसी जाति में कुछ लोग खराब हो सकते हैं, लेकिन पूरी जाति को अगर आप कहें तो ये उचित बात नहीं थी। फिर उसका जो रिएक्शन हुआ वो भी उचित नहीं था, खासतौर से संतों की तरफ से हुआ। संत को हमेशा संयमित भाषा का उपयोग करना चाहिए,
दोनों पक्षों को समझाइश देनी चाहिए। तो उनने भी आग में घी का काम किया और फिर प्रीतम लोधी जी अपनी ताकत दिखाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करना चाहते हैं, जो भी कुछ करना चाहते हैं वो कर रहे हैं। कुल मिलाकर अच्छा नहीं हो रहा, समाज को बांटने की बात नहीं होनी चाहिए। आपको नहीं लगता न तो ओबीसी के साथ कोई अत्याचार होना चाहिए, न किसी और के साथ। कांग्रेस को फायदा होगा? आपको नहीं लग रहा कांग्रेस से इसको फायदा नहीं? वो तो खैर जनता देख रही है, जनता जान रही है कि दोनों लोग भारतीय जनता पार्टी के हैं जो आग लगाना चाह रहे हैं, तो जनता ये समझ रही है। लास्ट में आप गुलाम नबी आज़ाद के ऊपर बता दें, तो कांग्रेस छोड़ के गए हैं, क्या कारण रहा कि कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं? लोग बोल रहे हैं कांग्रेस। गुलाम नबी आज़ाद का तो मुझे शुरू से मालूम है, वो जब शुरू से राजनीति में आए, NSUI से आए, यूथ कांग्रेस में आए, फिर चुनाव भी लड़े विधानसभा का, उनका कभी कोई जनाधार नहीं रहा। वो कश्मीर के निवासी हैं, कश्मीर में कभी जनाधार नहीं रहा उनका। पहला चुनाव में उनकी जमानत जब्त हुई थी 1977 में जी। उसके बाद क्योंकि वो ऊर्जावान थे, युवा थे, एक अल्पसंख्यक चेहरा भी था, कई चीज़ें उनमें अच्छे गुण थे, तो हमारे हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने उनको इतने अवसर दिए, उनको सीधे विधानसभा में जम्मू कश्मीर से जमानत जब्त होने के बाद उनको सीधे महाराष्ट्र से लोकसभा का टिकट दिया गया जी। अच्छी सीट से, जो कांग्रेस के प्रति मजबूत सीट थी, और 2 बार उनको सांसद बनाया गया लोकसभा का महाराष्ट्र से, जहां उनका कोई आधार ही नहीं था, उनका किसी ने नाम ही नहीं सुना था। केवल कांग्रेस पार्टी की वजह से वो 2 बार सांसद बने। और उसके बाद 30 साल से लगातार राज्यसभा में, 6 टर्म राज्यसभा। बताओ, 30 साल बहुत होता है, बहुत लगातार राज्यसभा में। बीच में वो कश्मीर के मुख्यमंत्री भी बने थे, तो शायद आम जनता को ये गलतफहमी हो कि वो जनाधार वाले नेता थे इसलिए मुख्यमंत्री बने थे। वो जनाधार वाले बिल्कुल नहीं थे, उनका जम्मू कश्मीर में कोई जनाधार नहीं था। कांग्रेस का गठबंधन हुआ वहाँ की स्थानीय पार्टी से, उसमें तय हुआ कि 2.5 साल मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल उनका, 2.5 साल कांग्रेस का। कांग्रेस का जब मुख्यमंत्री बनना था तो कांग्रेस विधायकों में बहुत सीनियर कोई था नहीं, और हाईकमान थोड़ा अच्छा संदेश देना चाहता था। जम्मू कश्मीर संवेदनशील प्रदेश है, ये संदेश देना चाहता था कि हम अनुभवी व्यक्ति को भेज रहे हैं जी। जो 2 बार लोकसभा में रहा, राज्यसभा में रहा, कांग्रेस के महासचिव रहे या ICC के, तो एक वरिष्ठ नेतृत्व को भेजा जिससे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा संदेश जाए, अच्छा काम हो। इसलिए उनको भेजा गया था, नाम भेजा गया था। वो मनोनीत थे एक तरह से, फॉर्मेलिटी के लिए वहाँ के विधायक दल ने उन्हें नेता चुना था। वो जनाधार उनका कभी नहीं रहा था। तो आप बताओ, जनाधार के बावजूद 30 साल राज्यसभा सदस्य, 2 टर्म लोकसभा सदस्य और 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री जिस पार्टी ने बनाया हो, इससे ज्यादा कोई क्या कर सकती है पार्टी? नहीं तो आपको लगता है कि अब बीजेपी उनको सपोर्ट करेगी, मुख्यमंत्री के ख्वाब लेके गए हों वापस? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल। उनके अभाव से ऐसा लग रहा है कि वो अपनी जो क्षेत्रीय पार्टी बना रहे हैं। क्या है, जम्मू कश्मीर में जम्मू हिंदू बाहुल्य है, कश्मीर मुस्लिम बाहुल्य है। भारतीय जनता पार्टी जम्मू में बहुत स्ट्रांग है, कश्मीर में 0 है, बिल्कुल शून्य है। अपने दम पर एक सीट नहीं जीत सकती। ये अभी चुनाव होने वाले हैं, तो इनने ये षड्यंत्र रचा और गुलाम नबी आज़ाद उसमें फंस गए। गुलाम नबी आज़ाद इसीलिए स्थानीय पार्टी बना रहे हैं। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं के कहने पर स्थानीय पार्टी बना रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष पार्टी, जिससे कि धर्मनिरपेक्ष वोट उनको मिल जाए, 2, 4, 5 उनके विधानसभा में सीट आ जाए, और जम्मू से भाजपा की ज़्यादा आएंगी तो उनको थोड़ी कमी महसूस होगी। तो कश्मीर से 3-4 में भी तो बनवाई थी उन्हें, लग पाएगी मिल जाए। बस ये षड्यंत्र है, वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बन जाए। पंजाब में भी तो बनवाई थी उन्हें पार्टी अलग से। हाँ, पंजाब में भी बनवाई थी, लेकिन जनता ने रिजेक्ट कर दिया। तो हो सकता है यहाँ भी कर दे, जो भी हो। कुल मिलाकर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उन्होंने काम किया है, गुलाम नबी आज़ाद ने, कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा धोखा है, आपने पीठ में छुरा भोंका है, ये अच्छी बात नहीं है। ये थे कुंवर घनश्याम सिंह, बता रहे थे कि पीठ में छुरा भोंकने वाली बीजेपी है, कांग्रेस नहीं। इस बार कांग्रेस को राज्य मध्य प्रदेश में तो 1001% आना है, और देश को आने वाले समय में परफेक्ट नेता हैं राहुल गांधी जी, देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अशोक श्रीवास्तव, हाई न्यूज़ के लिए दतिया से मोहित सक्सेना साहब, थैंक यू।